दरवाज़ा खुला, इसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अबतरी फैली हुई थी, छोटा सा किचन भी साथ था जिसमें इसकी बीवी काम करती दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। इसकी बीवी इसकी जानिब पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो भी इसी की तरह थी, दराज कद, घुंघराले स्याह बाल और अहले हबशा की मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर इसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और इसके लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ? वो कपड़ों से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशानी से इसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? तुमने पाशा से बात की थी तो क्या कहता है वो? नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी बस उतनी ही कीमत है, ऊपर एक क्रश भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है इसके बाद पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बब्बू का दामे, फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है इसने कोई खैराती इदारा नहीं खोला। और फिर मजीद किस खाते में दे वो? मैंने अभी तक पिछली इसकी रकम नहीं लौटाई। हाँ तो वो हारिस के इलाज पर लगे थे, तुम कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हो। वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी लाओ, तुम पैसों का बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। अब हाशिम ने बेचारगी और कर्ब से सर को झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम है और हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। और फिर उसने नज़र घुमाकर आंखें मरोड़ती हुई अपनी बीवी को देखा जो सामने कमरे में सोए हुए अपने बेटे को देख रही थी। डीजे ने दरवाज़ा खोला तो वैसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाज़ा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत से और बहुत मशकूक निगाहों से उसको देखा। इसके हाथ में मस्कारा का ब्रश था और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों से ब्रश मस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सा आई शेडो और लबों पे चमकती गुलाबी सुर्गी बहुत मेहनत से तैयार हो गई थी। वो बाल यूं सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते और बालों पे इसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे। और वो जो फ्रॉक इसने पहन रखा था, इसकी पूरी पेटी कदीम तर्ज के सुनहरी सीक्वेंस से भरी हुई थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और इन पर भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थी। टखनों से जरा झुकता झलकता पजामा भी स्याह रंग का था। किधर की तैयारियां बई? डीजे ने सर से पैर तक इसे देखा और पूछा। डिनर के। किसके साथ? जेहां के साथ। जेहां के साथ? वैसे वो शादीशुदा नहीं था। अच्छा वो 2 घंटे बालकनी में खड़ा रहा, चूरे के तारों में हाथ डालकर इसे ठीक कर देता है, सारा किचन साफ करता है, फिर तुम्हें डिनर पर बुलाता है, फिर तुम इस तरह की तैयारी करके उसके साथ जा रही हो। फिर सोच लो वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। अब के वो झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहन रही थी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर आऊंगी। हया ने गुनगुनाते हुए मेज पर से अपना छोटा सा सुनहरी क्लच उठाया, वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो इसने जहाज में भी उठा रखा था। इसे वो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और इत्तलात का कॉलिंग कार्ड जो इसने अबू धाबी में खरीदा था, इसके मोबाइल के पैसे और सुभान जी के आईडी कार्ड इसके अंदर रखा था। क्लब छोटा था, हाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल उसमें आ नहीं रहा था। इसने मोबाइल हाथ में पकड़ा और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पर लटका अपना सफ़ेद नर्म कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पे चलते हुए इसने कोट सीधा किया और पहना। फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का स्टॉप जरा दूर था, इसे वहां तक पैदल जाना था, सो वो कोट की जेबों में हाथ डाले हुए सर झुकाए तेज तेज सड़क पे चल रही थी। शाम की ठंडी हवा से इसके गीले घुंघराले बाल कमर पे उड़ रहे थे। जिस लम्हे वो गोरसल स्टॉप के पास पहुंची, से गोरसल दूर सुभान जी के गेट से बाहर निकलती दिखाएगी। हाले ने कहा था जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटेगी ना, इस दिन तुम्हें हाले नूर याद आएगी। और इस पर बेबसी से दुख से वो उसे दूर जाते हुए देख रही थी और इसे हाले की बात याद आई थी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और जहां को
पैगाम दिया, मेरी गोरसल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। वो कितनी देर वहाँ टहलती रही मगर इसका जवाब नहीं आया। शायद इस गरीब के पास इतना भी क्रेडिट नहीं था कि वो उसे जवाब दे सके। हॉर्न की आवाज़ पर वो अपने हाल पर लौट आई थी और जहाँ एक स्याह चमकती हुई कार इसके सामने खड़ी हुई थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और चेहरा ज़रा मोड़कर इसे मुखातब किया। मैडम सुलेमान, टॉक्सिम स्क्वायर, जहाँ सिकंदर। तुर्क लंबो लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज दोहराए तो उसने सर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गई। वो यकीनन जहाँ का ड्राइवर था, गो के इसने मफलर चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ था और सर पे टोपी भी ले रखी थी। हया बस इसकी एक झलक ही देख पाई थी, फिर भी इसे गुमान गुजरा कि ये जो आदमी था ये स्याफाम हबशी था और इसने इसको कहीं देख रखा था कि ये सोचने का वक्त नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जहाँ को बहुत शुक्रिया, मैं पहुँच रही हूँ, लिखने लगे। जरा की जरा इसने नजरें उठाकर देखा बैक व्यू मिरर में एक दो बार, मगर ड्राइवर ने इसे कुछ यूं सेट किया था कि वो सिर्फ अपना चेहरा ही देख सकते थे। टॉक्सिम स्क्वायर पे तारीकी के पंछी अपने पर फैलाए हुए थे और इसी मुनासबत से हर बत्तियां जगमगा रही थी। पूरा स्क्वायर इन मसनूई रोशनियों से चमक रहा था। मुजस्मा आज़ादी की तरफ से मुखालिफ सिमतों में सड़कें निकल रही थी और वहाँ हर सू ट्रैफिक का रश था। ड्राइवर ने स्क्वायर के मुकाबिल एक इमारत की बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। जहाँ सिकंदर, इसने उंगली से इसी दीवार के साथ दूर इशारा किया जहाँ की सफ़ेद कार खड़ी थी, यूं कि वो दीवार के इस किनारे पर थी तो ये स्याह कार उस किनारे पर। इसने दरवाज़ा खोला, बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पर रखी। टॉक्सिम स्क्वायर को इसकी हील ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसे अंदाज़ा था। वो अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था, बोनट खोलकर वो झुके हुए कुछ तारे जोड़ रहा था। स्याह जैकेट और जीन्स में मलबूस हमेशा की तरह मूलिये में था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सहज सहज चलती इसकी तरफ आई, कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरी तार के साथ जोड़ता। हील की टिक टक पे रुका और गर्दन घुमा कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। इसे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम। इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार हर ख़ास मौके पे दगा देती है, अभी मसला करिए, खैर मैं फिक्स कर लूँगा। वो लापरवाही से बोला, वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है, जहाँ सिकंदर के पास हर मसले का हल है। अब कि वो मुस्कुरा कर उसको जवाब दे रही थी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पर मुझे तलाशने में तुम्हें कितनी देर लगी? या बस अभी आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शोफर ड्रोन कार में आई हूँ। वो धीरे से हंसा। ये तंज कहाँ से सीख लिया तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम अब मेरा मजाक उड़ाओ। वो अब बोनट बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के इस सिरे पे वो स्याह कार उसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? मैसेज? जहाँ ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? इसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला, फिर इसकी स्क्रीन को छुआ। नहीं, इसने स्क्रीन हया के सामने कर दी। वहाँ इनबॉक्स खुला था और हया को कोई पैगाम वहाँ नहीं था। हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पे पैगाम रुकने का निशान नजर आ रहा था। इसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउटबॉक्स खोला। इसके दोनों पैगाम वहीं फंसे हुए थे। ओह, बैलेंस ख़त्म हो गया। और मैं जाहिर है फिर मैसेज कैसे जाता? क्यों, कोई ख़ास बात है? तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या किसी मुहज़्ज़ब जगह पे? वो जो बातें हैं वो बदल रही थी। कनखियों से इसने लशपश चमकती से कार को देखा जो दूर खड़ी थी। इसे किसने भेजा था? वो कुछ भी समझने से कासिर थे। अगर ये मेरी कार इतना मेरा वक्त ज़ाया ना करती ना तो मैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढ भी चुका होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। चलो। वो दोनों साथ चलते चलते सड़क के किनारे चलने लगे थे। इस्तकलाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली टॉक्सिम स्क्वायर के साथ ही निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी, सो इस्तकलाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई रंगों और कमकमों से सजी रौनक के अरूज पे थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों अतराफ में तेज तेज चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानिब चमकते शीशों वाली शॉप्स थीं और रेस्टोरेंट्स में खासा रश था। वो आगाज़ में ही दाएं हाथ की कतार में बने एक रेस्टोरेंट में चले गए। जर्द रोशनियों से मुज़य्यन छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासुर दिया था। इस कोने वाली खाली मेज़ के साथ रखे हुए स्टैंड पे हया ने अपना कोट लटका दिया और जहाँ के मुकाबिल कुर्सी खींचकर बैठ गई। जर्द रोशनियों में इसके फ्रॉक के सुनहरी सिक्के चमकने लगे। इसने दाएं बाजू में एक सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो कोनी मेज़ पर रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल इसने मेज़ पर रख दिए थे।
ऑर्डर मैं करूं या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है सो तुम। इसने ज़रा से शाने उचकाए। जिहान ने मुस्कुराकर सर को खम कर दिया और मेन्यू कार्ड को खोलकर इनमाक से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। ये इस्तकलाल जदेसी में कितने ही लोग मुड़ मुड़ कर इस कदीम यूनानी देवियों से सिंगार वाली लड़की को 27 से देख रहे थे, मगर ये अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी लाताल्लुकी, इतनी बेखबरी, वो भी शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीक बीनी से जायज़ा ले लिया करता था। इसे अपनी सारी तैयारी रायगा महसूस हो रही थी। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पे कोहनियाँ रखे, दोनों हाथ आपस में फंसाए हया की तरफ मुतवज्जा हुआ और ज़रा सा मुस्कुराया। तुमने मुझसे उस रोज़ पूछा ही नहीं कि मैं डोरम ब्लॉक क्यों आया था। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। इसके हल्के से भूरे शेड लिए स्याह बाल, नो उम्र लड़कों की तरह माथे पे सीधी लटें और अमूमन वो हल्के हल्के गीले होते। पुरकशिश आंखों में एक नर्म धीमा सा तासुर। अब वो इतना कम गो और मोहतात नहीं लगता था जितना उसे पहले दिन लगा था। जाहिर है किसी काम से आओगे, मुझसे मिलने बिलखसूस आओ, ये तो ज़रा मुश्किल लगता है। तुमसे मिलने बिलखसूस आया था और इसीलिए मम्मी को पाकिस्तान फातिमा आंटी को फ़ोन करके तुम्हारे डोरम का नंबर पूछना पड़ा, वरना तुमने तो एड्रेस ही नहीं दे रखा था। और ये बात तो अम्मा ने इसे कल ही फ़ोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को इसने सोचा कि ढूंढने वाले तो बिना पते के भी ढूंढ लेते हैं, जैसे वो सफ़ेद गुलाब इसे हर जगह तलाश कर लेते हैं। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने के लिए मिस्टर? बस यूँ ही मुझे लगा इस रोज़ मैंने इस्तकलाल स्ट्रीट पर तुम मुझसे खफा हो गई थी, मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया था। अच्छा हाँ, तो आपने मुझे इस दिन पहचान लिया था। हो सकता है मेरी शक्ल की कोई लड़की हो। वो बहुत जल्दी बुला देने वालों में से नहीं थी, सो बड़ी हैरत से कड़े को उंगलियों से घुमाते हुए बोली, एक बात अभी क्लियर कर लेते हैं हया। वो संजीदगी से बोल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, एक ऐसा आदमी जिसको फ़िक्र मौश हमेशा घेरे रखती है। मेरे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी नहीं है। मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसकी मलकियत भी मेरी अपनी नहीं है। मैं कई सालों से इस रेस्टोरेंट की किस्तें भर रहा हूँ जो कि पूरी ही नहीं हो रही। ये चीज़ मुझे परेशान रखती है। वो उस दिन वाली लड़की जो मेरे साथ थी, वो मेरे रेस्टोरेंट की इमारत की ऑनर है और हमारे दरमियान इस वक्त यही मसला ज़ेरे बहस था जब तुम आई हया। मैं इस दिन जितना परेशान था ना, तुम सोच भी नहीं सकता। वो मेरी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कर रही थी और अगर मैं इसकी रकम अदा ना कर पाऊँ तो वो ऐसा करेगी। इस परेशानी में मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मगर अपनी तमाम परेशानियों में भी मुझे अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास है और मैं इनकी परवाह करता हूँ। हया ने समझकर इस बात में सर हिला दिया। अभी भी खफा हो इस बात पे? नहीं, मैंने तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था जब तुमने किचन के सारे बर्तन धोए थे और चूल्हा फिक्स करके दिया था। अब के वो बेख्तियार हंस पड़ा था। मगर वो जिंजर ब्रेड हाउस मुझ पे उधार है। इससे कबल कि वो जवाबन कुछ कहती, एक वेटर इसकी तरफ आया। मैडम सुलेमान। हया ने चेहरा उठाकर देखा और लम्हे भर को पत्थर हो गए। वेटर एक सफ़ेद गुलाबों का बुके मेज़ पर रखे, ये आपके लिए। साथ ही इसने एक धोरा हुआ कागज़ हया की तरफ बढ़ाया। लीजिए मैडम। वो जो साकित निगाहों से गुलदस्ते को देख रही थी, चौंकी और मुस्तरब से अंदाज में वो कागज़ थामा। अब इसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मुअद्दब सा वेटर वापस पलट गया। इसने कपकपाती उंगलियों से कागज़ को थामा। बेसतर कागज़ के ऐन वस्त में अंग्रेज़ी में 3 सतूर लिखी थी। मेरी कार में सफ़र करके यहाँ आने के लिए शुक्रिया, लेकिन असूलन मुझसे गिफ्ट लेने के बाद आपको डिनर मेरे साथ करना चाहिए था, ना कि अपने कज़न के साथ। फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जी हाँ, ग्लास लबों से लगाए घूंट घूंट पानी पीता, पलके सुकेड़ कर इसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। कौन भेजता है तुम्हें सफ़ेद फूल? वो खासे सर्द लहजे में बोला तो हया ने चौंक कर चेहरा उठाया। चंद लम्हे बेशतर की गर्मजोशी जहाँ की आंखों में मफकूद हो गई थी। इसके चेहरे पे जमानों की अजनबियत और रुखाई छाई हुई थी। पता नहीं और इसे कैसे इल्म हो जाता है कि हम रेस्टोरेंट में हैं। इसका लहजा चुपता हुआ था। वो खाली नज़रों से इसे देखने लगी, कोई जवाब नहीं दे पाई। दिखाओ।
जैसे जैसे वो तहरीर पढ़ता गया, इसकी पेशानी पर शिकने उभरती गईं, रगें तन गईं और लब भीज गए। तुम किसकी गाड़ी में है ये टॉक्सम? वो एक निगाह उठाकर उसको देखा और वो समझ गई थी वो एक मशरकी मर्द था, ताया फुरकान, अब्बा और रोहेल की तरह का मशरकी मर्द। वो मैं समझी तुम्हारी कार और ड्राइवर है, मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कभी तुमने देखा है मेरे पास ड्राइवर? इसने तनफ्फुर से कागज को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं समझी और इसने कहा तुम्हारा नाम भी लिया तो? इसने ये कहा कि मैंने इसको भेजा? हाँ नहीं, यानी कि नहीं, इसने नहीं बताया किसे किसने भेजा और तुम इसके साथ बैठ गई। हया तुम यूं किसी की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हो? मैंने कहा ना, मैं समझी वो गाड़ी तुमने भेजी है। बेकसूर होते हुए भी उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी गाड़ी कब देखी है हया? अगर तुम मुझ पे इतनी बेतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पे। इसने नैपकिन नोच कर फेंका और कुर्सी धकेल दी। जो शख्स ये हरकत करता है ना, वो मुझसे पूछ कर नहीं करता और ना इसमें मेरा कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। इसने क्लच यूं हाथ मार कर उठाया कि क्रिस्टल का गुलदान मेज से लुढ़क कर नीचे जा गिरा। छन की आवाज आई और किरचियों में बट गया। जी हाँ, शायद इसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो इसके तासुरात देखने के लिए नहीं रुकी। वो तेजी से मेज के एक तरफ से निकली, स्टैंड पे लटका कोट उतारा और तेज तेज चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो पीछे आना भी चाहता तो अभी जो नुकसान वो करके गई है इसे पूरा करके ही आता, और इस कार्रवाई में इसे जितने मिनट लगते इतनी ही देर में वो दूर जा चुकी थी। इस्तिकलाल स्ट्रीट में लोग ही इस तरह चल रहे थे कि वो इस रश के दरमियान में ही कहीं थी। इसने वो कोट पहना नहीं था, बाजू पे डाल दिया था और दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज तेज कदम उठाती चलती जा रही थी और आंसू मुतवातर इसकी आंखों से बह रहे थे। इसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो वो इस शोर शराबे में ना इसको सुन पाई थी ना इसे देख पाई थी। बस इसी तरह चलती रही। इस्तिकलाल स्ट्रीट का आखिरी कोना मुड़कर वो टॉक्सम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीधी चलती हुई टॉक्सम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क के एक गोशे में वो संगी बेंच वीरान पड़ा था। वो गिरने के अंदाज में इस पर ढह गई और चेहरा दोनों हाथों में थाम कर फूट फूट कर रोने लगी। अना, खुददारी, इज्जत नफ्स और अपनी ज़ात के वकार के वो सारे असबाक जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती थी और याद दिलाती थी, आज बहुत जिल्लत के साथ चकनाचूर हुए थे। वो शख्स कब इसको यूं जलील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवुकत नहीं करता था। इसे एक भी मौका याद नहीं, हमेशा हर दफ़ा वो यही करता, और आज भी ऐसा ही हुआ था। आखिर कब तक यूं चलेगा? बहुत गिरा लिया इसने को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मजीद नहीं झुकेगी, अब इसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय होगा। इसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द फैली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। इसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओ मोबाइल तो इसमें था ही नहीं, क्योंकि मोबाइल तो इसमें पूरा नहीं आ रहा था और उसने वो मेज पर रखा था। और वो कोट उठाए भागी थी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल इस रेस्टोरेंट में छोड़ रही थी। इसे हर हाल में वो मोबाइल वापस करना था, चाहे जहाँ सामने हो या ना हो। चंद मिनट बाद ही वो हाँपती हुई वापस इस्तिकलाल सीट में इसी रेस्टोरेंट के दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज़ खाली थी। वो दौड़कर इस मेज़ तक आई, इधर उधर चीज़ें उठाकर अपना मोबाइल तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गिलास की गर्चियाँ अब भी फर्श पर से उठा ली गई थी। एनी प्रॉब्लम मैम? वो आवाज़ पे पलटी तो वही बावर्दी वेटर जिसकी नाक पे मोटा सा तिल था मुतफक्कर सा खड़ा था। वो बुके इसे नहीं हिलाकर इसे दिया था। मेरा मोबाइल था यहाँ पे। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा कर गई थी तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने वो मोबाइल रख लिया था और मुझे कहा था कि अगर आप आएँ तो मैं बता दूंगी वो फ़ोन उन्हीं के पास है। वेटर टूटी फूटी इंग्लिश में अंग्रेज़ी में उसको बता रहा था। वो अच्छा, इसके तने हुए साहब अब ढीले हो गए थे। मिलने का एक और बहाना? जी, वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे, मगर आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुताल्लिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकली। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए उसने कोट पहन लिया। अब इसे काफ़ी देर तक टॉक्सम स्क्वायर पे गौरसल के इंतज़ार में बैठना था। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रहे थे। बटनों की टूं टूं ने डोरम की खामोशी में ज़रा सरताश पैदा किया। कॉल का सब्ज़ बटन दबाने से पहले इसने नज़र उठाकर इसके मुकाबिल बैठी हुई हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से इसकी तरफ मुतवज्जो थी। मगर हया, मैं इससे क्या कहूँगी? यही कहना कि हया को अपने मोबाइल चाहिए और वो इसे वापस करे।
मगर वो वापस कैसे करेगा, ये इसका मसला, तुम कॉल करो। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन किया और वो फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानब तवील घंटियां बजती जा रही थी। वो दोनों दम सादे घंटियां सुन रही थी। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हुआ है, इसके नंबर पे कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठाए। हेलो, वो जहाँ ही था, अजली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं खदीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जहाँ। खदीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है, हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो बहुत मसरूफ़ सा लग रहा था, पीछे बहुत से लोगों की अब बोलने की आवाज़ भी थी, शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसलिए तो कॉल करी हूँ कि हया किधर है। वो ज़रा मसरूफ़ है, मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम सादे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी हुई से देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड जाने का सोच रहे हैं। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे बबूक अदा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझ कर इसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से बताए जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रख लें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी। कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा, तो परसों चलते हैं। वो हाथ से इशारे करती से बाज कराने की कोशिश करती। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बब्बू कदम में तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आपके साथ चलता हूँ। वो बादल नाख्वास्ता तैयार हुआ था। बस ठीक है, हम सुबह वाली गोज़र से कुदी कुए बंदरगाह पे पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले हमारा इंतज़ार कीजिएगा वहाँ, और फिर हम इकट्ठे होकर फेरी में सवार हो जाएंगे। ठीक ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूँगा। वो ज़रा सा हंस कर बोला था। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया ऐसे खामोशी से घूरती रही। डीजे वापस कुर्सी पर बैठी और बड़ी लापरवाही अंदाज में मेज से मैगजीन उठाकर सफ़ा पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी इसे साथ चलने की, कहने की हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे इसके शादीशुदा होने में अभी भी शक है। वो अब एक सफ़े पर रुककर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। इसकी अपनी बीवी से कोई लड़ाई झगड़ा है? कभी जिक्र नहीं करता इसका। शायद मैंने इससे इस मौजू पर बात नहीं की। वैसे भी जहाँ का निकाह बचपन में हो गया था, पता नहीं इसको खुद भी अपने निकाह का इल्म है कि या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद पोपो ने इसे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम। डीजे चेहरा उठाकर खफगी से देखते हुए कह रही थी। आज के दौर में ऐसा मुमकिन है कि किसी का निकाह हो जाए और उसको पता भी ना हो? यकीनन इसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह इसका जिससे भी हुआ है, तुम इसकी इतनी फिक्र क्यों करती हो? अब के डीजे की मुस्कुराहट दब चुकी थी और वो साले की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, क्योंकि इसका निकाह मुझसे हुआ है। क्योंकि अब के उसने आहिस्तगी से डीजे को बता दिया। यानी ओ माय गॉड, तुम्हारा इससे निकाह हुआ है? तो वो तुम्हारा क्या लगा? सोतेला मामू लगा मेरा। ओ माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। अब बता दिया ना। अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जा रही। वो अपने ऊपर बिस्तर पर जाकर लेट गई और कंबल मुंह पे डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओ गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी तक हैरान थी और घड़ी पे निगाह पड़ी जब, तो वो कहती अरे 8 बज गए। वो मैगजीन फेंक कर खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई, फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकालकर लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाकर आवाज चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। वो नीचे से किसी लड़के के जवाबी हाँ का इंतजार कर रही थी, जो कि लग चुकी थी। जालील, चुप करो और मुझे सोने दो। अब के हया ने तकिया खींचकर इसे मारा, मगर वो इस खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी जब इसका मोबाइल बजा, और वो वहीं तीसरी सीढ़ी पे रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली, फिर अंदर जेब में हाथ डाला और चिंगारता वो मोबाइल बाहर निकाला। ये इसका पाकिस्तानी सिम वाला मोबाइल था। दूसरा मोबाइल जहाँ के पास होने की वजह से वो आजकल इसको इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की को कोई गैर शनासा सा नंबर आ रहा था। नंबर किसका था इसे कतई याद नहीं। नंबर याद रखने के मामले में वो हमेशा चोर रही थी। इसे अपने पाकिस्तानी मोबाइल तक के आखिरी 2 हिंद से भूलते थे, और तुर्की वाला तो खैर सिरे से ही नहीं याद था। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाए वहीं सीढ़ी पर बैठ गई, कंधे से बैग उतार कर एक तरफ का फाइलें गोद में रखी।
जहाँ तेरा नक्श कदम रखते हैं, जहाँ तेरा नक्श कदम रखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी भी थी नहीं थी, मगर इसका लू, जिसका उतार चढ़ाव, अंदाज सब शनासा थे। वो लब भींच गए। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ और आपसे बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गोया कि वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं ना कहीं मुंबई के निचले हिस्से के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको मुझसे? आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? मिलना चाहता हूँ, बताइए क्या मुमकिन है? इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई, हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गईं। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र दी थी, इसमें ग़ालिबन आपने बबू कदा का जिक्र किया था, प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरे। क्या आप इधर नहीं आ रही? तो वो इसकी कॉल टेप कर रहा था और तभी इसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाला फ़ोन जो है वो जिहाँ की तहवील में होने के बाइस, जिहाँ के पास होने के बाइस इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं बबू कदा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे, ना ही मेरी कॉल टेप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूंगी, समझे आप? इसने झुल्ला कर फोन कान से हटाया, सुर्ख बटन दबाया, मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठी थी और सोच रही थी कि जाने ये शख्स कब इसकी जान छोड़ेगा, कब इसका पीछा छोड़ेगा।